मिल गई है सबको? है सबके पास ना? के पास नहीं? कॉपी कराओ। क्या करें दोस्त? चलिए सर। हेडिंग डालिए। हम लोगों ने बेटा दो इफेक्ट पढ़ लिए हैं, एक आई इफेक्ट और दूसरा मीजोमेरिक या रेजोनेंस इफेक्ट पढ़ा था। उसके बाद अब ये दोनों बड़े छोटे छोटे इफेक्ट हैं, ज्यादा इनमें टाइम नहीं लगेगा, आज आराम से हो। हाइपर कॉन्जुगेशन। हेडिंग डालिए, हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट। हाइपर कॉन्जुगेशन बोलो, सिग्मा बॉन्ड रेजोनेंस बोलो, नो बॉन्ड रेजोनेंस बोलो। क्या बेटा? इसी को बेकर नेथन इफेक्ट बोलो। अब नाम एक ही। सारे नाम एक ही। सबसे पहले कुछ भी पढ़ने से पहले हमको ये पता होना चाहिए कि अगर हम इन तीन इफेक्ट को कभी भी कोरिलेट करेंगे कि कैसे देखना है, क्या होता है, वो तो पढ़ ही लेंगे। तो याद रखिएगा, सबसे पहला इफेक्ट जो है सबसे ज्यादा डोमिनेटिंग है, वो कौन सा है? एम इफेक्ट। उसके बाद आता है बेटा हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट, और फिर उसके बाद आता है आपका आई इफेक्ट। ये जरूर साइड में लिख लेना कि ये बड़े काम की चीज, आप इसको कब यूज करोगे ये ध्यान रखना। आई इफेक्ट के ऊपर हमेशा ये डोमिनेट करे। अब इसको पढ़ने के लिए मेन मेन बातें पहले ही क्लियर कर दे रहे, जिससे कोई दिक्कत ना हो। अगर मान लो मेरे पास कोई एल्कीन, ये हमारे पास एल्कीन, अच्छा एक बात तो तय है, अगर ये हो रहा है तो इसका कोई मतलब, इसका मतलब अगर हमारा डबल बॉन्ड साइकिल में है और रेजोनेंस में इन्वॉल्व है, या ओपन चेन में और रेजोनेंस में इन्वॉल्व है, तो वहां हम किसकी बात नहीं करेंगे? हाइपर को। क्या ये बात क्लियर? अब अगर हमारे पास इस प्रकार से डबली बॉन्डेड एल्कीन है, तो क्या इसके रिस्पेक्ट में जो पहला कार्बन होगा उसे हम बोलते हैं अल्फा कार्बन। क्या नाम देंगे बेटा? अल्फा कार्बन। तो मान लो मैं तुम्हारे सामने इस प्रकार से एक एल्कीन बना दूं, तो हम लोग इस डबली बॉन्डेड सिस्टम के रिस्पेक्ट जो पहला कार्बन होगा उसे क्या बोलेंगे? अल्फा कार्बन। ठीक बात। अल्फा कार्बन से जुड़े हाइड्रोजन क्या कहलाएंगे? अल्फा हाइड्रोजन। तो इसका मतलब अगर मैं आपसे पूछूं अल्फा हाइड्रोजन की संख्या यहां कितनी है, तो क्या आप बता सकते हैं? 3
तो 5 और यहां पर 0, 6 6 नहीं चिल्लाना है, 0। और ये कोई अल्फा कार्बन है नहीं, तो ना ये अल्फा हाइड्रोजन हो। 3 और 2 5, अल्फा हाइड्रोजन है 5। पहले ये बनाओ, क्योंकि जब यही नहीं गिन पाए तो क्या करो। 6 6 नहीं चिल्लाना है, हाँ पगलाओ नहीं, शांति से बैठना। आज संडे है, हम भी फ्री हैं। हाँ पहले ही चिल्लाए दे रहे हैं 6। कभी जानबूझ के बनाया है हमने ना तुम्हारे सामने, नहीं तो हम नॉर्मल एल्कीन बनाते हैं अगल बगल वाली, हमें मालूम है एक बनाओ जिससे पकड़ में आए। अल्फा कार्बन से जुड़ा हाइड्रोजन क्या कहलाएगा? अल्फा हाइड्रोजन। मैं यहां बगल में लिख सकता हूं, अल्फा कार्बन से डायरेक्टली जुड़ा हाइड्रोजन अल्फा हाइड्रोजन कहलाता है। ठीक बात। अगर बेटा कोई कार्बोकैटायन है हमारे पास, बात को गौर से समझना, कार्बोकैटायन है, तो कार्बोकैटायन के केस में भी हम कार्बोकैटायन के रिस्पेक्ट में चेक करते हैं। जो पहला कार्बन होगा वो क्या होगा? अल्फा कार्बन। तो इधर से ये पहला और इधर से ये पहला, तो ये हमारे अल्फा कार्बन हो गए। इनसे जुड़े हाइड्रोजन क्या कहलाएंगे? अल्फा हाइड्रोजन। तो इसका मतलब अल्फा हाइड्रोजन की संख्या कितनी? यानी कार्बोकैटायन में भी देख सकते। यहां आइए, तो हमने इसको एल्कीन में देखा, कार्बोकैटायन में देखा, और अब हम इसे कहां देख रहे हैं? फ्री रेडिकल। तो क्या ये कार्बन फ्री रेडिकल है? अब कार्बन फ्री रेडिकल के रिस्पेक्ट में पहला कार्बन अल्फा कार्बन, तो क्या ये तीनों कार्बन पहले कार्बन है? इनसे जुड़े हाइड्रोजन अल्फा हाइड्रोजन। 3 6 और 2 8, यानी यहां अल्फा हाइड्रोजन की संख्या कितनी होगी? 8। क्लियर है मामला? तो यहां तक किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं। कार्बन फ्री रेडिकल, कार्बोकैटायन या एल्कीन में डबली बॉन्डेड कार्बन से जुड़ा डायरेक्टली कार्बन अल्फा कार्बन, उससे जुड़े हाइड्रोजन अल्फा हाइड्रोजन। कार्बोकैटायन से डायरेक्टली जुड़ा कार्बन अल्फा कार्बन, उससे जुड़े हाइड्रोजन अल्फा हाइड्रोजन। कार्बन फ्री रेडिकल से डायरेक्टली जुड़ा कार्बन अल्फा कार्बन, उससे जुड़े हाइड्रोजन अल्फा हाइड्रोजन। क्या बात क्लियर है? और इस इफेक्ट का मेन प्रभाव तब दिखेगा जब हमारा कार्बोकैटायन, जब हमारी एल्कीन का डबल बॉन्ड और जब हमारा फ्री रेडिकल रेजोनेंस में जाता हुआ ना नजर आए। क्योंकि रेजोनेंस हुआ तो कौन सा इफेक्ट दिखने लगेगा? क्या होता है ये बात करेंगे, कहां लगता है पहले समझना। चला जाए। अब ये कहा गया कि अगर हमारे पास
जो कार्बन मौजूद है उसके साथ बगल में मान लो इस तरीके का कार्बन मौजूद है जहां अल्फा कार्बन है और अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं? अभी तो मैंने गलत लिखा है क्योंकि मैं यहां कुछ ना लिखूं तब ये अल्फा कहलाएगा। तो अभी के लिए अगर हम बात करें तो ये पहला कार्बन तो अल्फा कार्बन अल्फा हाइड्रोजन। अगर इस कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाए, अगर इस कार्बन के ऊपर कोई फ्री रेडिकल आ जाए, वरना ये कार्बन अगर कैसा अटैच हो, डबली बॉन्डेड कार्बन से अटैच हो, से अटैच हो डबली बॉन्डेड कार्बन से, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन हो गया तो काम नहीं होगा। इन परिस्थितियों में कहा जाता है कि यहां पर कौन सा इफेक्ट हम देखने का प्रयास करते हैं? हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट अप्लीकेबल। बनाइए सर। फ्री रेडिकल, कार्बोकैटायन और एल्कीन के केस में नॉर्मली हम हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट को देखते हैं। तो मैं बोल सकता हूं इफ कार्बोकैटायन कॉमा कार्बन फ्री रेडिकल कॉमा alkenes having alpha hydrogen, it's stabilized by hyperconjugation effect। वो किसके द्वारा स्टेबलाइज हो जाएंगे? हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट के द्वारा स्टेबलाइज माने जाते, यानी इसका प्रभाव सबसे ज्यादा होता है, बस रेजोनेंस से कम रहता। ठीक बात। क्या सारा खेल अल्फा हाइड्रोजन के इर्द गिर्द घूम रहा है? तो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हाइपर कॉन्जुगेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन, यानी जितने ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन हाइपर कॉन्जुगेशन उतना ही ज्यादा लगे। अभी हमने कुछ नहीं बताया क्या होता है, अभी हम ये बता रहे हैं कि अगर ये लगेगा तो कब कब लगेगा, पहले तो यही पता हो अपने को, और उसके बाद ये पता हो कि हाँ किस पर डिपेंड करता है। तो नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन जितने ज्यादा उतना हाइपर कंजुगेशन का प्रभाव भी ज्यादा, चाहे फ्री रेडिकल हो, चाहे कार्बोकैटायन हो, और चाहे एल्कीन। कार्बीन पर कार्बेनायन पर ये कभी काम नहीं करता, निगेटिव चार्ज होगा तो ये काम नहीं करे। चला जाए। अब लिखिए इसके बारे में पहला पॉइंट, कंप्लीट डिस्प्लेसमेंट ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन, कंप्लीट डिस्प्लेसमेंट ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन ऑफ सी एच बॉन्ड, सी सिंगल बॉन्ड एच बॉन्ड with conjugated double bond, with conjugated double bond oblique positive charge oblique free radical is called hyperconjugation effect, is called
हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट। एक बात है। दूसरा पॉइंट लिखिए, हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट is a permanent effect, is a permanent effect। एक बात मैं बिल्कुल क्लियर कर दूं, अगर रेजोनेंस हो रहा है तो हाइपर कंजुगेशन नहीं लग रहा है, ये मैंने नहीं बोला है। मैंने कहा है अगर रेजोनेंस हो रहा है तो हम हाइपर कंजुगेशन को देखते, छोटा इफेक्ट है तो देख के कोई फायदा नहीं है। अगर पॉजिटिव चार्ज रेजोनेंस में है तो जब तक हाइपर कंजुगेशन से कोरिलेट करने की जरूरत ना पड़े तब तक हम रेजोनेंस से ही कंपेयर करेंगे। यानी कि अगर बात की जाए पावर की तो सबसे ज्यादा पावर किसकी है, एम इफेक्ट या रेजोनेंस की, उसके बाद हाइपर कंजुगेशन और उसके बाद हाई इफेक्ट। एक ऐसा इफेक्ट होगा बेटा परमानेंट इफेक्ट। एक बात है, किस पर डिपेंड करता है, नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन। किस तरीके से ये काम करता है, कैसे मैंने बोल दिया कि नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन्स पर डिपेंड कर रहा है, इसकी बात करते हैं। अगर मान लीजिए मैंने आपके सामने एक कार्बोकैटायन लिया CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 प्लस, बनाइए CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 प्लस। तो ये बताइए सर, क्या यहां पर अल्फा हाइड्रोजन की संख्या कितनी है, 3 है। ठीक बात। ये वाला बॉन्ड कौन सा है, सिग्मा बॉन्ड। ये तीनों हाइड्रोजन अल्फा हाइड्रोजन जरूर है, लेकिन अगर बात की जाए तो ये वाला बॉन्ड कौन सा है, सिग्मा। और ये हमारा अल्फा कार्बन, तो इससे जुड़े हाइड्रोजन अल्फा हाइड्रोजन। ये क्या करते हैं, अपना सिग्मा बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन कहां डाल देंगे, बीच में। कार्बन को जरूरत है, तो अगर इस तरीके से डाला तो जो स्ट्रक्चर हमारे पास आएगा, जैसा हम रेजोनेंस में बनाते हैं, बस फर्क क्या होगा ये देखना। क्या यहां पर इलेक्ट्रॉन आ गया तो ये डबल बॉन्ड बन गया, और यहां आ गया डबल बॉन्ड CH। और ये जो H है ये इलेक्ट्रॉन देने के बाद किसकी तरीके रहेगा, H प्लस की तरीके। और ये सिस्टम के बाहर नहीं जाता, ये यहीं पर क्या रहेगा, रुका रहेगा। क्लियर है मामला। तो अब जो ये स्ट्रक्चर बन रहे हैं इन्हें कहा जाता है, रेजोनेंस होता है तो बोलते हैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। हाइपर कॉन्जुगेशन हो रहा है इसलिए क्या बोलेंगे, हाइपर कॉन्जुगेटेड। क्या बात समझ में आती है। तो यहां पर मैंने इसका एक स्ट्रक्चर ये बनाया, बनाइए। और ऐसे ही क्या ये काम 3 बार होगा, ये भी अपना इलेक्ट्रॉन अगर दे रहा होगा तो इसका मतलब अब हम इसके रिस्पेक्ट में बनाएंगे। तो यहां H प्लस और इलेक्ट्रॉन बीच में आके गिर गया है तो ऐसे ही सर, अगर ये तीसरा वाला अल्फा हाइड्रोजन इसको अपना सिग्मा इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करा रहा है तो यहां ये H प्लस और डबल बॉन्ड, ये है 1, ये है 2 और ये है 3। क्या ये बताओ, H प्लस सिस्टम के पास ही रहेगा, कहीं दूर जाने वाला नहीं है। तो इसका मतलब जब ये दोबारा बॉन्ड टूटेगा तो ये वापस से जुड़ जाए। तो इसका मतलब जितने ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन होंगे उतने ज्यादा ये स्ट्रक्चर बन सकता, तो उतना ज्यादा इस कार्बोकैटायन को आराम मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो इसलिए कहा गया पहले तो कि 1, 2 और 3 क्या कहलाते हैं, हाइपर कॉन्जुगेटेड स्ट्रक्चर।
क्या कहलाएंगे बेटा? हाइपर कॉन्जुगेटेड स्ट्रक्चर। बगल में लिखिएगा, हाइपर कॉन्जुगेशन कराने पर बनने वाले स्ट्रक्चर, हाइपर कॉन्जुगेशन कराने पर बनने वाले स्ट्रक्चर हाइपर कॉन्जुगेटेड स्ट्रक्चर कहलाते हैं। हाइपर कॉन्जुगेटेड स्ट्रक्चर कहलाते हैं। क्या मामला समझ में आता है? अगर मैं इसी का आपसे नॉर्मली ऑर्बिटल व्यू की बात करता तो देखना जरा, यानी जो लोग दिख रहे हैं उनके ऑर्बिटल को देख के बात करें। तो क्या हमको ये बताइए, अगर मैं यहां पर तुम्हारे सामने लिखता CH3 सिंगल बॉन्ड CH2+, तो क्या इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन होता sp2 और यहां इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन होता sp, होता या नहीं होता? अब ये देखने में मुझको कैसा लगता, देखो सिर्फ बना दे रहे इसलिए कि तुमको थोड़ा सा एहसास इसका भी हो। तो यहां अगर हम बात करें तो क्या कार्बन अपना sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल लाया होगा? बोलिए सर। और उसने हाइड्रोजन के s ऑर्बिटल के साथ ओवरलैप किया होगा, और ओवरलैप करके क्या ये वाला सिग्मा बॉन्ड बनाया होगा? बात समझ में आती है? तो मैं यहां एक बना दे रहा हूं, बाकी नहीं बना रहा हूं, कि फिर वो थोड़ा सा दिक्कत वाला मामला। तो क्या तुमको दिख रहा है वो सिग्मा बॉन्ड? अब सर बगल में आते हैं CH2+ के पास, क्या हाइब्रिडाइजेशन sp2 है, तो इस तरीके से होगा 120 डिग्री पर। पॉजिटिव चार्ज का मतलब बता रखा है आपको, कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज आए तो मतलब यहां क्या है? वैकेंट p ऑर्बिटल। बोलो बेटा, यहां क्या प्रेजेंट है? वैकेंट p ऑर्बिटल। यही तो हो रहा होगा। तो क्या ये वाला जो तुम्हारा सिग्मा इलेक्ट्रॉन है, इसको उठाकर इन्हीं के बीच में डाला जा रहा है? यही तो किया जा रहा है। दिस इज कॉल्ड हाइपर कॉन्जुगेट। बना लीजिए ये इसका ऑर्बिटल व्यू, यानी अपना sp3 s ओवरलैपिंग से बने सिग्मा बॉन्ड से सिग्मा इलेक्ट्रॉन प्योर p ऑर्बिटल में दिया जा रहा है। अब ये मैं क्यों बता रहा हूं, ना बताऊं चुपचाप ये वाला बनाऊं ना, ये तो अच्छा लग रहा है देखने। जहां H है वहां से हटा दिया, बगल में आ गया। जितनी बार H दिखेगा अल्फा, उतने हाइपर कॉन्जुगेटेड स्ट्रक्चर दिखे। एक बात बताइए, ये वाला कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज, ये कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज। क्या ये बात क्लियर है? ये बाबूजी sp3 और ये वाले जो कार्बन है sp2 हाइब्रिडाइज। रेजोनेंस में जो ऑर्बिटल ओवरलैप करते थे वो पैरेलल होते थे। क्या ये पैरेलल हैं? नहीं, किसी कीमत पर नहीं। 109 डिग्री 28 मिनट और ये परपेंडिकुलर है। बोलो भैया, इसका मतलब यहां पर जो ओवरलैपिंग होगी वो पार्शियल होगी या नहीं होगी? तो यहां मैं बोल सकता हूं क्या कि नॉन पैरेलल ऑर्बिटल, क्या बोलेंगे? नॉन पैरेलल ऑर्बिटल
हाइपर कॉन्जुगेशन में ओवरलैप करते। कल को अगर बहुत ज्यादा इसके अंदर की बात पूछे और ये किस प्रकार की ओवरलैपिंग में आएगा, पार्शियल ओवरलैप, क्योंकि ये उतनी अच्छी ओवरलैपिंग तो नहीं होगी जितनी रेजोनेंस में होती। क्या ये बात क्लियर है? कैसी ओवरलैपिंग होगी? पार्शियल ओवरलैप। एक बात है, वहां हम लोग रेजोनेंस में क्या बोलते थे, सारे ऑर्बिटल पैरेलल होने चाहिए, एक भी पैरेलल नहीं है। तो तुम्हारे मन में विचार कभी ना कभी तो आएगा ही, अभी पढ़ा के निकल जाए, जब रेजोनेंस वाला रिवाइज करोगे तो फट से आएगा कि उधर जाए कि साला रेजोनेंस बता रहे हैं और उसके बाद ये कह रहे हैं कि क्या कहते हैं sp3 है, ये sp2 है। sp3 में एंगल 109 डिग्री 28 मिनट, sp2 में 120 डिग्री, तो इसका मतलब p ऑर्बिटल परपेंडिकुलर भी मान लो, तो ये तो तय है कि इनके एंगल आपस में पैरेलल नहीं है। तो क्या अगर कल को पूछे कि रेजोनेंस में पैरेलल ऑर्बिटल ओवरलैप करते और हाइपर कॉन्जुगेशन में नॉन पैरेलल ऑर्बिटल आपस में क्या करते हैं, ओवरलैप। क्लियर है बात? तो ये बढ़िया पॉइंट है। अब ये बताइए, अगर मैं इनकी बात करूं तो 1, 2 और 3 क्या हाइपर कॉन्जुगेटेड स्ट्रक्चर्स हैं? तो अगर ये रेजोनेंस है तो रेजोनेंस में बनाते थे रेजोनेंस हाइब्रिड, तो क्या यहां पर हाइपर कॉन्जुगेशन हाइब्रिड बनाए या नहीं बनाए? तो यहां पर अगर हम बोले तो हम इसे बोलेंगे हाइपर कॉन्जुगेशन या कॉन्जुगेटेड हाइब्रिड। तुम बताओ, पूरी पिक्चर का एक पोस्टर में दिखाना क्या कहलाता है? उसका हाइब्रिड बनाना। तो ये बताइए क्या खेल चल रहा है यहां? जितने भी ये कार्बन है ये बना दो। क्या यहां पर साफ दिख रहा है कि ये तीनों H क्या हल्का हल्का टूट रहे हैं? तो अगर ये टूट रहे हैं तो ये बॉन्ड कैसे होंगे, पार्शियल। डबल बॉन्ड ना कर देना, कौन सा बॉन्ड होगा, पार्शियल। टूट रहा है तो पार्शियल है। इनके टूटने की वजह से कार्बन कार्बन के बीच कौन सा बॉन्ड आ रहा है, पार्शियल डबल। आ रहा है कि नहीं? और जब ये टूट रहे हैं तो ये अपने ऊपर कौन सा चार्ज लेकर टूट रहे हैं, पॉजिटिव। यहां चार्ज क्या आएगा, पार्शियल। बना लीजिए। अच्छा दोस्त, यहां चार्ज ना बनाना, कि जाहिर सी बात है जब इन पर ये टूट रहे हैं तो 100% यहां प्लस अगर दिख रहा है, इन पर चार्ज क्या रहा होगा। तो हाइपर कॉन्जुगेटेड हाइब्रिड बोलो या हाइपर कॉन्जुगेशन हाइब्रिड बोलो, एक ही। अच्छा ये बताओ, टाइप हमको क्या रखना पड़ेगा, सेम। अगर कल को हमारे पास फ्री रेडिकल आ गया तो क्या फ्री रेडिकल तो फ्री रेडिकल में टूटेगा, बड़ा सिंपल कहानी। तो इसका मतलब बॉन्ड के टूटने का टाइप इस बात पर निर्भर करता है कि आप किस प्रकार की चीज को स्टेबलाइज कराने के बारे में बात कर रहे हैं। रेजोनेंस में भी फ्री रेडिकल को अगर रेजोनेंस में डालना है तो बॉन्ड कैसे तोड़ने पड़ते थे, होमोलिटिक फिजन करके। पॉजिटिव चार्ज या डबल बॉन्ड को रेजोनेंस में डालना है तो बॉन्ड को कैसे तोड़ते थे, हेट्रोलिटिक फिजन करके। चार्ज कब आएगा, जब किसी का किसी को दोगे तभी चार्ज आएगा। चार्ज कब नहीं आएगा, जब बराबर बराबर से तोड़ दो। क्या बात क्लियर है सर? तो ऐसे ही हटाया जाए तो एक जरा हमको फ्री रेडिकल के लिए बना के दिखाओ। मान लो तुम्हारे पास है CH3 CH2 फ्री रेडिकल। तो पक्की बात है अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं, इनके हाइपर कॉन्जुगेटेड स्ट्रक्चर आपको बना के दिखा।
तरीका वही है। क्या आप फ्री रेडिकल में तोड़ के रखोगे? बोलो सर। तो अगर हम यहां पर इसको बनाएं, क्या मैं इस तरीके से, अच्छा असलियत में तो 109 डिग्री 28 मिनट बनाने का तरीका है बस। तो ये 2H मैंने ऐसे रखे, ये वाला H क्या फ्री रेडिकल के तरीके रहेगा, तभी तो ये अपना सिग्मा इलेक्ट्रॉन यहां बीच में डाल देगा। यहां क्या बन जाएगा? डबल बॉन्ड। जिस जिस H को लेते जाओगे, क्या उसके रिस्पेक्ट में फ्री रेडिकल बनाते जाओ, यही तो होगा। तो कुल मिलाकर आपको क्या ये स्टेबलाइज होते हुए दिख रहे हैं कि नहीं? जहां फ्री रेडिकल था वहां अब कौन सा बॉन्ड आ गया है? डबल बॉन्ड। तो 1 2 और 3 अभी भी क्या, बस केवल H प्लस की जगह अब क्या हो गया? फ्री रेडिकल। तो 1 2 और 3 अभी भी किसको डिनोट कर रहे हैं? हाइपर कॉन्जुगेटेड स्ट्रक्चर। चला जाए। क्या मैं ये बोल सकता हूं इन दोनों चीजों को अभी तक पढ़ के, ऐसे ही बेटा अगर मैं कोई एल्कीन की बात कर, एल्कीन में देखिए, बनाइए, और इस बार हमने एल्कीन ली और अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं? 3। अलग मामला। अच्छा ये बता दो, इसका हाइपर कॉन्जुगेटेड हाइब्रिड बनाओगे अगर, क्या बनाओगे? अब चार्ज नहीं दिखाओगे, बोलो, अब क्या दिखाओगे? रेडिकल दिखाओगे। तो अब ये तो तय है कि ये बॉन्ड सब पार्शियल होंगे, लेकिन अब इन पर क्या पार्शियल रेडिकल दिखाओगे? क्यों भैया? ये रेडिकल में टूट रहे हैं, और कार्बन कार्बन के बीच में कौन सा बॉन्ड आ रहा है? डबल बॉन्ड आ रहा है कि नहीं? ये बात क्लियर होनी, ये भी बना ली। इसमें बताइए क्या यहां पर एल्कीन है? ये सारे हाइड्रोजन कौन से वाले? अल्फा हाइड। एक बात, ये अपना इलेक्ट्रॉन किस प्रकार से देंगे, क्या करेंगे, इसकी बात बताइए। एक एक करके इनके हाइपर कॉन्जुगेटेड स्ट्रक्चर बनाने हैं। देखना, अगर मैं यहां पर बात करूं तो ये सिग्मा इलेक्ट्रॉन ये यहां डालेंगे, तो ये पाई बॉन्ड को शिफ्ट होना पड़ेगा, यही तो होगा। तो यहां आपको निगेटिव चार्ज के दर्शन होंगे, यानी बेटा यहां अगर मैं बनाऊंगा तो ये H और ये H किसकी तरीके? H प्लस की तरीके। जहां सिंगल है वहां डबल, यहां डबल हो गए, जहां डबल है वहां सिंगल, और यहां चार्ज क्या आएगा? क्लियर है मामला? अब क्योंकि एक दूसरे के हाइपर कॉन्जुगेटेड स्ट्रक्चर है, तुम्हारे मन में जरा सी भी दिक्कत हो तो याद रखना, नेगेटिव चार्ज सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, जैसे ही ये यहां आएगा ये तुरंत इसके साथ क्या हो जाएगा? बात समझ में आ रही है कि? फिर से आप वापस इसी प्रकार से तो तीनों बना लो, एक ये बनेगा। ऐसे ही अगर हम ये वाला H ले, छोड़ दो, इसे H प्लस की तरीके लिख लो, जहां H होगा डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड H2,
माइनस। तीसरा, अगर हम यहां से H को H+ की तरीके हटाएं, डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड माइनस, इसको बेटा 1 बोल। एक बात है, तो कभी भी कोई एल्कीन होगी तो 1 2 3 क्या कर रहे हैं, हाइपर कॉन्जुगेटेड स्ट्रक्चर। कल को अगर मैं तुमसे पूछूं कि हाइपर कॉन्जुगेटेड स्ट्रक्चर कितने हैं, क्या जवाब इस बात पर निर्भर करेगा कितने अल्फा हाइड्रोजन मार्केट में अपना बलिदान देने के तैयार है। तो जितने अल्फा हाइड्रोजन उतने हाइपर कॉन्जुगेटेड स्ट्रक्चर। क्या ये बात समझ में? बना के दोस्त इसलिए दिखा रहे हैं। अच्छा, इन सभी में अगर आप हाइब्रिड ऑर्बिटल ले रहे हैं और उसका नो बॉन्ड रेजोनेंस करा रहे हैं, यानी हाइपर कंजुगेशन, तो वो कभी पैरेलल नहीं हो। तो ये एक प्रकार की क्या है, पार्शियल ओवरलैपिंग है। तो इसीलिए ये उतना ज्यादा मजबूत नहीं है, तभी तो रेजोनेंस के पीछे रहे। अगला पॉइंट लिखिएगा, उतार लो भैया, उतार लो। इसका हाइब्रिड बना लो सब लोग जल्दी से, का हाइब्रिड बना लो। अब यहां पर आपको ये समझ में आ रहा होगा, पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर इन कार्बन्स के बीच में आ रहा है। इन दोनों कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड आ रहे हैं कि नहीं? तो इसका मतलब अगर मैं इसका हाइब्रिड बनाऊंगा तो ये 3 कार्बन बनाए, ये सारे H अपने ऊपर कौन सा चार्ज लिए होंगे, पॉजिटिव। क्या कार्बन और कार्बन के बीच में कौन सा बॉन्ड आ रहा है, पार्शियल। बात तो क्लियर है। तो क्या यह भी तय है कि यहां से डबल बॉन्ड ने ब्रेक किया होगा तभी ये हुआ है? इसका मतलब यहां पर भी जो बॉन्ड है वो कैसा है, पार्शियल। यहाँ प्योर डबल बॉन्ड नहीं बना। बात समझ में आ रही है? तो वो टूटेगा तभी तो ये बनेगा, लेकिन जब ये बनेगा तो उससे पहले यहां कौन सा चार्ज होगा? क्लियर है मामला? यहां माइनस, आपको माइनस ये बताता है कि यहां पर जब हाइपर कंजुगेशन होगा तो पार्शियल डबल बॉन्ड आएगा, तो इसका मतलब आगे डबल बॉन्ड रहा होगा, और जब आप ब्रेक करोगे तो उसे आगे नेगेटिव चार्ज से। अब मुझे ये बताओ, क्या हाइपर कॉन्जुगेशन किसे किसे स्टेबलाइज करता है? कार्बोकैटायन, कार्बन फ्री रेडिकल और एल्कीन। पहला पॉइंट लिखिए, हाइपर कॉन्जुगेशन स्टेबलाइज कार्बोकैटायन, कार्बन फ्री रेडिकल और एल्कीन। कॉमा लगाकर, मोर अल्फा हाइड्रोजन मीन्स more hyper conjugation means more stability। ज्यादा हाइपर कॉन्जुगेशन मतलब ज्यादा स्टेबिलिटी। क्लियर है बात? अब हम लोग इसके इंपैक्ट को देख रहे हैं। क्या ये बताइएगा, बात को बड़े गौर से सुन, क्या हाइपर कॉन्जुगेशन बॉन्ड लेंथ को अफेक्ट करता है? करता है।
डबल बॉन्ड को पार्शियल में कन्वर्ट कर रहा है, तो जैसे रेजोनेंस करता है वैसे ही ये भी क्या करता है, इफेक्ट करता है। नीचे लिखो, हाइपर कॉन्जुगेशन ऑल्सो अफेक्टेड बॉन्ड लेंथ like resonance. Hyperconjugation also affected resonance, also affected bond length like resonance. लिखा। अगला पॉइंट लिखो, हाइपर कॉन्जुगेशन इज डिस्टेंस इंडिपेंडेंट। Hyperconjugation is distance independent like resonance, like resonance. क्लियर है मामला? यानी कि वो रेजोनेंस के तरीके ही क्या है, डिस्टेंस इंडिपेंडेंट है, जितनी भी दूर हो हाइपर कंजुगेशन लगता है। तीसरा पॉइंट, स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन, स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन डिस्क्राइब्ड बाय हाइपर कॉन्जुगेशन, स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन डिस्क्राइब्ड बाय हाइपर कॉन्जुगेशन। एल्कीन की स्टेबिलिटी किसके द्वारा डिस्क्राइब की जाती है, हाइपर कॉन्जुगेट। क्या मैं ये बोल सकता हूं, और क्या, ऐसे लिखता हूं जरा देख, नंबर ऑफ CH बॉन्ड, यानी जितने ज्यादा CH बॉन्ड, क्या ये CH बॉन्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और ये कौन से वाले CH है, अल्फा हाइड्रोजन, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ हाइपर कॉन्जुगेटेड स्ट्रक्चर। जितने ज्यादा CH बॉन्ड अल्फा वाले उतने ज्यादा हाइपर कॉन्जुगेटेड स्ट्रक्चर, जितने ज्यादा हाइपर कॉन्जुगेटेड स्ट्रक्चर उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी होगी इसकी। कार्बोकैटायन हो, कार्बन फ्री रेडिकल हो, और या कोई एल्कीन, या कोई एल्कीन। चलिए सर, स्टेबिलिटी ऑर्डर, चला जाए। अब जरा देखना बात को, CH3 फ्री रेडिकल, CH3 CH2 फ्री रेडिकल, CH3 C CH3 CH फ्री रेडिकल, C CH3 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 फ्री। चार चीजें, ये 1 है, ये 2, ये 3 है, और ये 4 है। क्या ये बताओ, फ्री रेडिकल कभी भी तुम्हारे सामने आए, फ्री रेडिकल को दो चीजों का सहारा है, एक रेजोनेंस और दूसरा हाइपर कॉन्जुगेशन। बिल्कुल रट लो, 50 सवाल लगाने की कोई जरूरत नहीं है। फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी दो चीजों पर निर्भर करती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। पहला, या तो उसे रेजोनेंस मिल जाए प्रॉपर, और दूसरा या उसे मिल जाए हाइपर कॉन्जुगेशन।
पहले नंबर पर हमेशा प्राथमिकता किसको देनी है? रेजोनेंस को। दूसरे नंबर पर हाइपर कॉन्जुगेशन। क्लियर है मामला? याद रखना, रेजोनेंस के द्वारा स्टेबलाइज फ्री रेडिकल हाइपर कॉन्जुगेशन के द्वारा स्टेबलाइज फ्री रेडिकल से ज्यादा स्टेबल। क्लियर है मामला में? देखो, मैं केवल ये नहीं कि जो हल्का फुल्का सवाल करा दो, मैंने एक सवाल के अंदर चीज को पकड़ लो कि गलती कहां से होने, तो आप क्या करोगे? वो तो अभी आपको जो दिख रहा है वो कर ही लोगे। अब मुझे बताओ, अगर मैं इनमें बात करूं तो क्या यहां रेजोनेंस है? नहीं। इधर सुनो, ज्ञानी नहीं बनना है। हाइपर कंजुगेशन रेजोनेंस की तरीके हैं। हाइपर कॉन्जुगेशन को नो बॉन्ड रेजोनेंस कहते हैं। हाइपर कॉन्जुगेशन सिग्मा बॉन्ड रेजोनेंस है। लेकिन हाइपर कॉन्जुगेशन में पार्शियल ओवरलैपिंग होती है, जबकि रेजोनेंस में इफेक्टिव या मोर ओवरलैपिंग, ज्यादा ओवरलैपिंग है विद रिस्पेक्ट टू हाइपर कॉन्जुगेशन। तो यानी ज्यादा इफेक्टिव इफेक्ट कौन सा है, ज्यादा डोमिनेटिंग इफेक्ट कौन सा है? रेजोनेंस। तो पहले देखना है वो है क्या, नहीं है। अब जिसका कोई नहीं तो फिर क्या? अल्फा हाइड्रोजन। हाइपर कंजुगेशन किस पर निर्भर करता है? अल्फा हाइड्रोजन पे। तो यहां ही आपको बिल्कुल याद रखना है एक काम, अल्फा हाइड्रोजन 0, क्या ये अल्फा कार्बन है? अल्फा हाइड्रोजन 3, क्या ये अल्फा कार्बन है? अल्फा हाइड्रोजन 6, क्या ये सब अल्फा कार्बन है? अल्फा हाइड्रोजन 9, क्या स्टेबिलिटी का ऑर्डर ये जाने वाला है? यानी जितने ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन उतना ज्यादा हाइपर कॉन्जुगेशन, उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन फ्री रेडिकल। सीधा फंडा। ठीक है, जगह थोड़ी सी बाकी है, कराना तो अगला वाला है, लेकिन एक भाई साहब ये 1, ये 2 है स्टेबिलिटी ऑर्डर। अच्छा, एक बात और है, जब भी हम बार बार बात करेंगे अल्फा हाइड्रोजन की, तो अल्फा हाइड्रोजन हमेशा कौन सा वाला कार्बन होता है? sp। डबली बॉन्डेड कार्बन को कभी इससे जुड़ा H अल्फा हाइड्रोजन तरीके, बगल में लिख लो ये। अल्फा हाइड्रोजन हमेशा sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन का लेना, यानी sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन से जुड़ा H अल्फा हाइड्रोजन के तरीके कंसीडर करना, ऐसे लिख लो, चला जाए। दूसरा है, अब सुनना, यहां पर तरीका देखना, अल्फा हाइड्रोजन कितने? 6 है या नहीं है? यहां केवल कौन सा इफेक्ट? हाइपर कॉन्जुगेट। यहां आते हैं फ्री रेडिकल, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, क्या तरीका यही था तोड़ने का? यानी यहां पर रेजोनेंस भी है और प्लस क्या अल्फा हाइड्रोजन की संख्या 3 है? बोलो भैया, इसके रिस्पेक्ट में तो sp3 कार्बन है, अल्फा हाइड्रोजन है, तो क्या यहां रेजोनेंस भी है और हाइपर कॉन्जुगेशन? कौन जीत जाएगा? क्लियर है मामला? बस ये याद रखना यार, जहां रेजोनेंस आए इफेक्ट को अलग ही मान, यानी वो फेवर में होगा तो ज्यादा फायदा पहुंचाएगा, नुकसान करने पे उतारू होगा तो ज्यादा नुकसान करेगा।
हटाएं बेटा, बात पकड़ में आ रही है। तो याद रखना, अल्फा हाइड्रोजन हमेशा बगल वाला कार्बन तो लेना, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के बगल वाला, कार्बन फ्री रेडिकल के बगल वाला, कार्बोकैटायन के बगल वाला, लेकिन वो कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज हो तभी उसका H अल्फा हाइड्रोजन की तरह। एक बात है। अच्छा एक बात कॉमन सेंस, अगर sp2 हुआ और तो डबल बॉन्ड होगा, तो डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड तो कॉन्जुगेशन हो जाएगा, तो फिर उसके H को लेने का कोई मतलब नहीं रहता। मान लीजिए अगर हम कार्बोकैटायन की बात करें तो CH3 प्लस CH3 CH2 प्लस CH3 T CH3 EH प्लस T CH3 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 1 2 3 और 4। कहानी को सुनिए। क्या मुझे ये बताइए, हम लोग अभी तक बोलते थे प्लस आई इफेक्ट, लेकिन हमें पता है आई इफेक्ट से बड़ा इफेक्ट कौन सा है? हाइपर कॉन्जुगेट। तो अगर हम यहां बात करें तो अल्फा हाइड्रोजन कितने? 0, इसके बगल में कोई कार्बन ही नहीं। क्या ये कार्बन अल्फा है? अल्फा हाइड्रोजन की संख्या यहां आते हैं, अल्फा हाइड्रोजन यहां आते हैं, अल्फा हाइड्रोजन 9। तो अगर मैं स्टेबिलिटी की बात करूंगा तो ऑर्डर क्या होगा? क्लियर है मामला? जितना ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन उतना ज्यादा हाइपर कॉन्जुगेशन, उतनी ज्यादा कार्बो। ठीक है, एक हम लोग स्टेबिलिटी ऑर्डर लिखते हैं। देखना जरा, एल्कीन के लिए तो तय हो गया ना कि एल्कीन की स्टेबिलिटी जो है वो किस पर निर्भर कर रही? हाइपर कॉन्जुगेशन पर। तो अगर मैं कहूं स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन की बात, देखते जाना, और ये 4 नंबर है, ये आता ही आता है। ठीक बात है। जैसे पहला मैंने लिखा CH2 डबल बॉन्ड CH2। ठीक बात है। अब ये बताइए, यहां अल्फा हाइड्रोजन क्या है? यहां मैंने लिखा CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। यहां अल्फा हाइड्रोजन कितने आ गए? क्या ये इससे ज्यादा स्टेबल? कहीं कोई समस्या? इसके बाद अगर बात की तो अगला है, मैंने लिखा C CH3 CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड C। अल्फा हाइड्रोजन की संख्या CH3 CH3 डबल बॉन्ड C H CH3। अल्फा हाइड्रोजन 9, और लास्ट में ये है मामला, अल्फा हाइड्रोजन 12। जितने ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन एल्कीन की। क्लियर है मामला? लेकिन पेपर में ये नहीं आया तो हलवा है, कहां आएगा? तो दिख रहा है, तो बच्चे को बताए यार कि अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा तो एल्कीन की स्टेबिलिटी ज्यादा।
लड़ाई है गुरु यहां, और ये है मजेदार लड़ाई। एक स्ट्रक्चर ये बनाया, कहां से तुम मेरे मन की बात समझ। मन है, और ये आपसे पूछा गया, ये तो ऑर्डर में 1 2 3 करने की कोई जरूरत नहीं, अब दिख रहा है ऊपर। यहां पूछा गया स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन का ऑर्डर। विचारो, बताओ जल्दी। अच्छा ये बताओ, मामला कहां फंस गया है? अच्छा सब में हाइपर कॉन्जुगेशन है या नहीं है? यस सर है। और क्या ये बात तय है कि ये अल्फा कार्बन है? तो अल्फा हाइड्रोजन 6, ये अल्फा कार्बन है, अल्फा हाइड्रोजन 6, ये अल्फा कार्बन है, अल्फा हाइड्रोजन 6, सब में अल्फा हाइड्रोजन कितने? अब एक जगह पे तो तुम निकाल ले जाओगे, अगर अल्फा हाइड्रोजन 6 है, बात समझना, तो हाइपर कंजुगेशन की मात्रा कैसे डिसाइड होगी? समझना, कहा जाता है अगर डबली बॉन्डेड कार्बन के एक साइड, अगर एल्कीन का केस है तो 2 डबल बॉन्ड होंगे, तो एक साइड जितने ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन होंगे वो दूसरे में अगर बटा हुआ है तो उससे ज्यादा स्टेबल होते हैं, क्योंकि ये जल्दी जल्दी हाइपर कंजुगेशन शो कर। इन दोनों में, इन दोनों से ज्यादा स्टेबल कौन है? 1 वाले। बात समझ में आ रही है? और उसके बाद यहां जब लड़ाई आई तो यहां तुमको पता है कि सर ये कौन है? ट्रांस। और ये कौन है? सिस। तो ट्रांस और सिस में ज्यादा स्टेबल कौन होता है? ट्रांस। कि यहां हम रिपल्सन की बात समझ में आ रही है? नीचे लिखिएगा, इस ऑर्डर को बनाइए और लिखना सबसे ज्यादा 1, फिर 2, फिर 3। और एक लाइन में अगर लिखवाएं, क्या लिखवा सकते हैं? देखिए, इफ इन एल्कीन अल्फा हाइड्रोजन सेम, if in alkene alpha hydrogen same, more alkyl substituted, more alkyl substituted doubly bonded carbon alkene, more alkyl substituted doubly bonded carbon alkene are more stable, are more stable। क्लियर है मामला? और ज्यादा एल्किल सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन जो होती है वो ज्यादा स्टेबल होगी नॉर्मल वाले से, जिसमें ब्रांचिंग होगी। पट गए? ये मामला समझ में आता है? तो कभी आएगा तो फंसना नहीं है तुम, है ना? अच्छा एक बात और, अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा हो गए तो बात खत्म? नहीं समझे मेरी बात के लिए? यहां पर कितने हैं? 9। तो ये 9 वाला इन सबसे क्या होगा? ज्यादा स्टेबल होगा, वहां कोई लड़ाई झगड़ा नहीं होगा। जब मामला बराबरी में फंसे, तभी मैंने क्या बोला है कि अगर एल्कीन में क्या हो जाए, अल्फा हाइड्रोजन सेम हो जाए तो ये बात करें। चलो सर, एक सवाल लिखो बॉन्ड लेंथ का, इक्वेशन लिखना, और मैंने, बल्कि लिख लो बस ऊपर, कंपेयर बॉन्ड लेंथ।
बॉन्ड लेंथ को कंपेयर करना। यहां मैंने लिखा CH3 CH2 सिंगल बॉन्ड सी, ये फर्स्ट है। दूसरा है CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड सेकेंड। तीसरा है CH2 डबल बॉन्ड CH और सिंगल बॉन्ड CH। तीसरा, यहां मैंने तुम्हारे लिए मेंशन कर रखा है बॉन्ड लेंथ को। पहले वाले में हम लोग ये वाली बॉन्ड लेंथ को कंपेयर, ये L1 है, L2 और ये L3। देखे रहे ना, मेंशन है कौन कौन सी। ठीक है ना, एक सवाल कराएंगे तुम्हारा बिल्कुल मामला खुल जाएगा पूरी, अगर तुम सुन लिए अच्छे से तो सवाल कैसा भी हो कर लेंगे। कल हम लोग इसका बढ़िया एप्लीकेशन करेंगे, बहुत बढ़िया। लेकिन आज जितना पढ़ा रहे हैं उससे आपका कल का काम आसान हो जाए, चला जाए। अब तुम मुझे बताओ, जब मैं बॉन्ड लेंथ को कंपेयर करने जाऊंगा तो मुझे एक बात का पता होना चाहिए, क्या? अगर हमें बॉन्ड लेंथ का कंपैरिजन करना है तो हम लोगों ने पढ़ रखा था सिंगल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ सबसे ज्यादा, पार्शियल डबल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ उससे कम, पार्शियल डबल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ प्योर डबल बॉन्ड से ज्यादा, और फिर प्योर डबल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ पार्शियल ट्रिपल बॉन्ड। अब बिल्कुल जान लड़ानी तो ट्रिपल बॉन्ड भी तो रेजोनेंस में आ रहा था ना, और उसके बाद प्योर ट्रिपल। साला कहीं सवाल आ जाए, कोई आ जाए, इसके ऊपर जाने वाला नहीं। यही है मेन लड़ाई। ठीक बात। अब आप मुझे ऊपर बताइए, क्या यहां पर प्योर सिंगल बॉन्ड है? बोलो भैया, यहां पर प्योर क्या है? सिंगल बॉन्ड। नहीं, जीत गए, ये लड़ाई जीत गए। कैसे जीत गए समझो, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड। तो मैं यहां बोलूंगा, अब मेरी बात सुनना जरा, अगर मैं इसे बोलूं तो मैं कहूंगा पार्शियल डबल बॉन्ड ड्यू टू रेजोनेंस। ये आपके मन में चलना चाहिए। बोलो बेटा, पार्शियल डबल बॉन्ड किसकी वजह से आया? रेजोनेंस की वजह से। क्लियर है? यहां है, पूछा क्या है, बोले देखो यार ये अल्फा हाइड्रोजन, अल्फा हाइड्रोजन 3 है, यानी यहां क्या हो रहा होगा? हाइपर कॉन्जुगेशन। और मैंने आपको पढ़ाया है कि अगर हाइपर कॉन्जुगेशन होता है तो कौन सा बॉन्ड आता है? पार्शियल डबल आता है। तो इसका मतलब आप बोलेंगे सर यहां भी पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर है हाइपर कॉन्जुगेट। कितना उतार लो, इससे बात सुन में उतारने की झंझट ना रहे। L1 फिर L3, मामला पकड़ लिया होगा आपने, मेन बात आपकी समझ में आ गई हो। अच्छा ये बताइए, रेजोनेंस और हाइपर कॉन्जुगेशन में ताकतवर कौन है? रेजोनेंस। अगर रेजोनेंस ज्यादा ताकतवर है तो क्या यहां पर डबल बॉन्ड कैरेक्टर ज्यादा आएगा? हाइपर कॉन्जुगेशन कमजोर काम करता है, यानी डबल बॉन्ड कैरेक्टर यहां पर कम आएगा।
डबल बॉन्ड कैरेक्टर जितना ज्यादा होता है बॉन्ड लेंथ उतनी कम, क्योंकि सिंगल बॉन्ड बॉन्ड लेंथ को बढ़ाता है, डबल बॉन्ड बॉन्ड लेंथ को घटाता है। तो क्या मैं ये बोल सकता हूं कि सबसे ज्यादा बॉन्ड लेंथ कहां है? L1 में, उसके बाद L3 और उसके बाद, क्लियर है बात? तो ये कहा जा सकता है नोट, मतलब लिखोगे क्या क्या, अगर रियलाइज कर लोगे तो याद रखोगे, वरना नोट्स रह जाते हैं। आप ये कह सकते हैं कि बॉन्ड लेंथ, इधर देखो, बॉन्ड लेंथ रेजोनेंस की वजह से ज्यादा घटती है विद रिस्पेक्ट टू हाइपर कॉन्जुगेशन। दोनों ही डबल बॉन्ड कैरेक्टर ला रहे हैं, बॉन्ड लेंथ को घटा रहे हैं, लेकिन बॉन्ड लेंथ किसकी वजह से ज्यादा घटती? वो रेजोनेंस की वजह से ज्यादा घटती है विद रिस्पेक्ट टू हाइपर कॉन्जुगेशन। सर चला जाए, बताओ, क्या हाइपर कॉन्जुगेशन सिग्मा बॉन्ड का रेजोनेंस सिग्मा इलेक्ट्रॉन दे रहा है अपना? दे रहे हैं, कार्बोकैटायन को, कार्बन फ्री रेडिकल को, और कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड यानी एल्कीन। तो क्या तुम्हारे सिस्टम की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ा रहे हैं या घटा रहे हैं? हटा दें, ये हटा दें, ये बताओ, यहां पर कार्बन है मान लो, और यहां पे फ्री रेडिकल है, पॉजिटिव चार्ज है या डबली बॉन्डेड का? हमारे यहां पे बगल में ये अल्फा हाइड्रोजन, इनके पास सिग्मा बॉन्ड इलेक्ट्रॉन है, ये अपना सिग्मा बॉन्ड इलेक्ट्रॉन तो दे रहे हैं कि तुमसे कुछ ले रहे हैं? तो अगर दे रहे हैं तो इस सिस्टम को मजबूत कर रहे हैं या कमजोर? मजबूत। इस प्रकार के इफेक्ट को कहते हैं पॉजिटिव हाइपर कॉन्जुगेशन या प्लस हाइपर। क्लियर है मामला? यानी सिस्टम के सपोर्ट में। अब हर आदमी सिस्टम के सपोर्ट में काम करे ये जरूरी? यहीं पर ही कहा यह गया, अगर मान लीजिए, तो पहले इसको उतार लो और हेडिंग डालो रिवर्स हाइपर कॉन्जुग, बना लो और यहां डालो रिवर्स हाइपर कॉन्जुग। रिवर्स हाइपर कॉन्जुगेट, ये कब आता है? हमारे पास ये एल्कीन थी, ये अपने में बड़ी खुश थी, बात समझना। हमने बगल में एक कार्बन लगाया तो हमें लगा कि कुछ हाइपर कंजुगेशन की बात होने वाली होगी, लेकिन मामला पलट गया। हमने H नहीं लगाया, H बड़ा सीधा साधा आदमी होता है, वो Cl तुम्हारी तरीके का आदमी पूछने वाला। अगर मैं तुमसे पूछूं इसका कौन सा इफेक्ट लग रहा है, कहोगे CCl3 का -I इफेक्ट, यही तो है।
Cl का लोन पेयर सिंगल बॉन्ड, कोई रेजोनेंस वेजोनेंस, बहुत क्लियर। अब इस परिस्थिति में क्या हुआ कि ये तो देखे थे किसको, हाइड्रोजन को, यार वो कुछ इस तरीके से काम करता है। इन्होंने कहा सर हमारे पास भी तो सिग्मा इलेक्ट्रॉन है। बोले लेकिन हम देंगे नहीं, हम देंगे, हम इलेक्ट्रॉन देंगे नहीं, हम इलेक्ट्रॉन पाई वाला खींचकर बाहर निकालेंगे। इनकी मम्मी ने बताया है कि तुम हेलोजन फैमिली के हो, तुम पे हमेशा कौन सा चार्ज अच्छा लगता है, बात को समझ। तो अगर यहां पर ये काम हुआ तो हमें नजर क्या आएगा? अब नजर हमें कुछ ये आएगा, CH2 सिंगल बॉन्ड CH, जहां सिंगल है वहां ये इलेक्ट्रॉन आया है तो यहां क्या आएगा? डबल, यही तो होगा। लेकिन सर अब इनके ऊपर चार्ज क्या आ गया? पॉजिटिव, और यहां बेटा बॉन्ड डबल हो गया। और ये दोनों Cl जो है वो देख रहे हैं कि ये वाले भैया कर क्या रहे हैं, और इन पे चार्ज माइनस। तो अब तुम्हारे सिस्टम से इलेक्ट्रॉन खींचना शुरू हो गए। इस प्रकार के हाइपर कॉन्जुगेशन को क्या बोल? रिवर्स हाइपर। क्या बात समझ में आती? अब तुम मुझे बताओ कि जब इन्होंने देखा कि ये ऐसा कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि बाकी के Cl भी क्या यही काम करते नजर आएंगे आपको? तो इसका मतलब अगर हम बनाएं तो अगर मैं ये वाले Cl की बात करूंगा, यहां पर इसी तरीके से CH2 प्लस CH डबल बॉन्ड C, और ये दोनों Cl ऐसे बीच वाले के हाइपर कंजुगेशन की बात कर रहे हैं। इसी प्रकार से तीसरा स्ट्रक्चर यहां बनाए दे रहे हैं, CH2 प्लस CH डबल बॉन्ड C और Cl, Cl और Cl। क्या बात समझ में आती? क्या ये बताओ, ये रिवर्स हाइपर कंजुगेशन इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यानी जहां लगा है उसकी बात कर रहे हैं, बढ़ाता है कि घटाता है? क्लियर है मामला? बना लीजिए। इनका एक्सटेंडेड वर्जन है ये। देखो जरा, अगर हम लोग कहें कि CCl3 का इफेक्ट कौन सा है, कहोगे जनरली क्या? -I। लेकिन तुमको याद रखना है कि अभी पीछे पढ़ के आए हो, रेजोनेंस तो यहां हो ही रहा था, लेकिन साथ साथ क्या ये मामला इस तरीके से इसको बाहर तोड़ने में काम आएगा? बोलो बेटा। और यहां पर कौन सा क्या लगने वाला है? रिवर्स, रिवर्स हाइपर कॉन्जुगेट, जिसको हम लोग जनरली -H.C लिख देते। क्लियर है बात? इसका मतलब क्या यहां पर रिवर्स हाइपर कॉन्जुगेशन का इफेक्ट I से क्या होगा? ज्यादा हो। ठीक बात है। तो ये रिंग की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को क्या कर रहा होगा? कम कर रहा हो। सुनते जाओ, उतारो नहीं, रुक जाओ, उतारो उतारो नहीं, उतार के बहुत ज्यादा दूर तक नहीं जा पाओगे। ये बताओ, क्या माइनस यानी कि रिवर्स हाइपर कॉन्जुगेशन बेंजीन रिंग की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को क्या कर रहा होगा? कम कर रहा होगा।
यही तो है। अब ये बताओ कि अगर बेंजीन रिंग की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम कर रहे हैं, क्या हाइपर कंजुगेशन से कर? हाइपर कंजुगेशन एक प्रकार का रेजोनेंस है। रेजोनेंस कहां काम करता है बेंजीन? ऑर्थो और पैरा पर। तो ये भी कहां काम करेगा? ऑर्थो और पैरा पर। क्या बात समझ में आती है? इंपॉर्टेंट बात जरूर लिखना कि हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट applicable in benzene ring only at ortho and पैरा पोजीशन। कौन सी पोजीशन पर? ऑर्थो और पैरा। एक और बात, हाइपर कॉन्जुगेशन बिल्कुल रेजोनेंस की फोटोकॉपी। तो इसका मतलब जितना हाइपर कॉन्जुगेशन ऑर्थो पर लगता है उतना ही कहां लगता होगा? पैरा पर। कि आप तो खुद ही बोल रहे हैं कि डिस्टेंस इंडिपेंडेंट वाला इफेक्ट है, यानी ये डिस्टेंस के द्वारा प्रभावित। क्या बात समझ में आ रही है? ध्यान रखिएगा। क्या मैं ये कह सकता हूं कि यहां माइनस हाइपर कॉन्जुगेशन यानी कि रिवर्स हाइपर कॉन्जुगेशन होने की वजह से इस रिंग की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर बहुत कम हो? अगर कल को कोई इलेक्ट्रोफाइल आया अटैक करने, इस जगह अटैक करना पसंद करेगा? मेटा पोजीशन। कहां पर? मेटा पर। जो आप रटते हैं कि ये क्या होते हैं? मेटा डायरेक्टिंग। कोई भी चीज का डायरेक्टिंग नेचर इस बात पर निर्भर करता है कि टोटल सारे इफेक्ट देख लो, फिर उसका इंपैक्ट तुम्हारे हिसाब से कहां कम लग रहा है। जहां कम है वहीं अटैक हो। फिर है मामला लिखना इसके लिए, कर लो पहले इतना मामला। क्या होगा? ठंडी लग रही है? बंद करा दे। देखो कभी कभी चलता नहीं, जब चल रहा है तो तुम्हें चले तो दिक्कत, ना चले तो दिक्कत। चले सर, नीचे लिखिएगा। ड्यू टू माइनस हाइपर कॉन्जुगेशन of CCl3 group, it's decrease the electron density of benzene ring। बंद कर दो। It's decrease the electron density of benzene ring at ortho and para position, at ortho and para position equally। नहाए ना हो तो बहुत ठंडा पानी है। हाँ। एट ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन इक्वली। क्लियर है बात? सो वी से दैट, अब ऑर्थो पैरा पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत कम हो गई। सो वी से दैट CCl3 ग्रुप, सो वी से दैट CCl3 ग्रुप इज मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप, इज मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप। ये कैसा ग्रुप होता है? मेटा डायरेक्टिंग। चलिए सर, अगला है, आया जाए। अगला है
हम जानबूझ के इसको खींच के पढ़ा रहे हैं, हमारा मन नहीं है आज इलेक्ट्रॉन, नहीं है तो नहीं है, अरे और क्या। आइसोटोप, अगला लिखिए आइसोटोप। आइसोटोप्स का इफेक्ट क्या कहलाता है? अब ये बताओ, हाइड्रोजन, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम है तो भाई भाई, तो जो काम हाइड्रोजन करेगा ड्यूटेरियम ट्राइटियम भी। जब हम हाइपर कंजुगेशन की बात करें, अब अगर मैं कहूं CH, CD और CT, बात समझना भाई, बॉन्ड टूटेगा तभी तो हाइपर कंजुगेशन होगा। तो अगर मैं तुमसे कहूं कि इन तीन, इसके लिए बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ज्यादा लगे, जवाब होगा जैसे जैसे एटॉमिक मास बढ़ता जाता है, एटॉमिक मास बढ़ता जाता है, इसी को आइसोटोपिक का मतलब है। एटम का वेट जितना कम होता है ना वो वाइब्रेट करता है, और जितना वेट ज्यादा होता है वो वाइब्रेशन कम होता है। वाइब्रेट जितना करेगा तो तुम बॉन्ड तोड़ना आसान रहता है, वाइब्रेशन जितना कम होता जाएगा उतना उसके वेट का प्रभाव रहेगा, यानी बॉन्ड तोड़ना। सबसे ज्यादा बॉन्ड एनर्जी कहां लगेगी? फिर सी, फिर कल को अगर हमें हाइपर कंजुगेट कराना हो तो हमारे लिए कौन सा अच्छा वाला बॉन्ड? के बाद ईडी, और उसके बाद क्या बात समझ में आती है कि हाइपर कॉन्जुगेशन में बिना बॉन्ड तोड़ नहीं करोगे ना, बॉन्ड जितना जल्दी टूटेगा पर जल्दी बना लीजिए। तो कल को कोई पूछ ले अगर आपसे कि ज्यादा बढ़िया हाइपर कंजुगेशन तो हो ही रहा है, ज्यादा अच्छा हाइपर कॉन्जुगेशन कहां हो? यहां पर या यहां पर? ध्यान रखिए, यहां सीडी बॉन्ड को ब्रेक करने में ज्यादा एनर्जी लगेगी, हाइपर कॉन्जुगेशन ज्यादा सीएच वाली। एक हमको स्टेबिलिटी ऑर्डर जरा बता दी। अगर आपको दिया है CH3 CH2 प्लस, CH3 CH2 प्लस, इसको मैं दूसरा आपको दिया
बेची। क्या ये बताओ यहाँ अल्फा हाइड्रोजन यहाँ पर 5 है, नजर आ रहा है कि नहीं? यहाँ भी एक कार्बोकटाइन के कार्बन के कार्बन, यहाँ भी एक है। कितने हाइड्रोजन के? यहाँ तो देखिए 3 2 5 और 2, इतना ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन उतना ज्यादा हाइपर कॉन्जुगेशन का मतलब आंसर हो। एक बात, क्या मैंने आपको ये बताया है कि हाइपर कॉन्जुगेटेड स्ट्रक्चर नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन पर क्लियर है मैम? आया जाए, मान लीजिए आपके सामने एक स्ट्रक्चर आया हुआ सवाल, और आपसे पूछा जा रहा है हाइपर कॉन्जुगेटेड स्ट्रक्चर की संख्या कितनी? क्या ये बताओ जितने ज्यादा जितने अल्फा हाइड्रोजन होते हैं उतने सी एच बॉन्ड तोड़, उतने हाइपर कॉन्जुगेटेड, मैं बोल सकता हूं नंबर ऑफ सी एच बॉन्ड इन हाइपर कॉन्जुगेट, जिनको आप लोग जनरली क्या बोलते हैं अल्फा हाइड्रोजन, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हाइपर कॉन्जुगेटेड, यानी जितने उतने प्रोपोर्शनल, क्या बराबर लिखो। तो यहां अगर हम बात करें तो ये पॉजिटिव चार्ज है, तो ये मैंने तुम्हें अपनी जान बचाने के लिए, कल को सी एच बॉन्ड हो वो अल्फा हाइड्रोजन तोड़ ना पाए तो मिस्टर ये वाइस वर्स गायब हो सकता है, ये मेन बात। एक बात, यहाँ पे तो तोड़ा ही जा सकता है, 2 2 4, और क्या यहाँ एक एच होगा? इसका मतलब तो है, तो क्या होता है यहाँ पर 1 2 4 5 अल्फा हाइड्रोजन है और पांचों को टूट, आंसर आईआईटी में आया हुआ सिंपल सवाल, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, बस अल्फा हाइड्रोजन गिनने हैं, क्लियर है बात? एक कैसे है? आ रहा है ये सब, पढ़ रहे हो गुरु? ऑनलाइन ना पढ़ो ज्यादा, बता रहे हैं। पहली बात मेरी बात सुनो, हमने तुमसे सवाल क्या पूछा?
हाइपर कॉन्जुगेटेड स्ट्रक्चर किस पर डिपेंड करता है? हम तुमसे कह रहे हैं, बात समझो। आज बेटा चलो चल खाना खिला दे। क्या कह रहे हो सर? सर कल रात से सोए नहीं, पढ़ नहीं पा रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा है क्या करें। क्या कह रहे हो पता है? सर ये बताइए कि हमारा होगा कि नहीं। सर मार के तुम आ देंगे फिर, चल भाग यहाँ से। यार जो बात जिस फ्रेम ऑफ रेफरेंस में हो रही उसकी बात कर लो। तो सीधा फंडा है सर। अगर आपसे पूछा गया कितने हाइपर कॉन्जुगेटेड स्ट्रक्चर, नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन, इसमें स्टेबिलिटी रिंग की ज्यादा, ओपन चेन की कम, ये सब फर्जी नशेबाजी वाली बातें। और दिन में नहीं करते हैं नशेबाजी, रात में करते हैं, उसका भी समय है। हाँ, सेलेक्ट हो जाओगे तो बताएंगे कैसे करते हैं। अडल्ट हो, यहां तक मामला समझ में आता है। आज का मामला यही समझ